नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं कि विपक्षी एकता को लेकर आयोजित पटना में बैठक को लेकर जो खबरें आनी शुरू हुई है और उस खबर के बाद आपके जो छुटपैये नेता हैं जिनको 5,000 10,000 दिन का फॉलोअर्स है, जिस तरीके की ट्वीट करके राष्ट्रीय चैनल जो मोदी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जिस अंदाज में खबर चला रहे हैं, वो खबर के सहारे अब केजरीवाल इस तरीके से घिरते जा रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर ही कि आने वाले समय में उनके पार्टी के अंदर से ही एक बड़ा विस्फोट हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि अब सवाल उठने लगा है, जो सवाल कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से कर रही है। केजरीवाल की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग जिस तरीके से अब सवाल कर रहे हैं कि ये कहीं न कहीं संघ का स्लीपर सेल है, अब पार्टी के अंदर के लोग भी इस बात को लेकर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। क्योंकि जो 2 मंत्री जेल में हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के जिस तरीके का आरोप लग रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो आरोप ईडी और बाकी एजेंसियों के द्वारा लगाई जा रही है उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन इस तरह के राशि की जरूरत क्यों पड़ी? चले थे दिल्ली में राजनीति करने, चले थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके राजनीति में आने की बात। देश में एक अलग तरह की राजनीति की इन्होंने बात की थी। राजनीति और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही थी। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली से बाहर निकले तो वो तमाम चीज़ें, जिन चीज़ों से पार्टी अपने आप को अलग रखने का वचन ली थी कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना है, हमें जो मेन एक्सट्रीम की जो राजनीति है उस राजनीति से अलग अपने आप को बनाए रखना है, और इसके लिए जो स्वच्छता की राजनीति है, इसके लिए जो सत्य की राजनीति है, इसके लिए जो भ्रष्टाचार से इतर की जो राजनीति है, भ्रष्ट पैसे का इस्तेमाल राजनीति में न हो, इसकी जो सोच है, इन तमाम चीज़ों के साथ केजरीवाल के साथ बड़ा जमात जुटा था। और वो जमात आज अपने आप को निराश महसूस कर रहा है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय फलक पर ये अपनी पार्टी को फैला रहे हैं और उसको फैलाने में जिस स्तर पर ये गलत पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर अब पार्टी के अंदर से ही अब बगावत का बूंद आना शुरू हो गया है। और यही वजह है कि विपक्षी एकता की बैठक खत्म हुए 72 घंटे होने को है और केजरीवाल जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागे, उसको लेकर जिस तरीके से उनको पार्टी के अंदर अब घेराबंदी शुरू हुई है, वो दिन दूर नहीं है जब पार्टी के अंदर से ही केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल खड़े होने न शुरू हो जाए। और ये हमला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस तक ही जो कर रहे हैं, वहाँ तक ही केजरीवाल पर सीमित नहीं रहेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी अब बगावत के मूड में हैं। संजय सिंह भी बगावत के मूड में है, क्योंकि ये तमाम लोग जिस विकल्प की बात कर रहे थे या जिस राजनीति की बात कर रहे थे, पंजाब के लोगों ने जिस वजह से इनको हाथों हाथ पर लिया, ये दिल्ली के सहारे पंजाब की सरकार को जिस अंदाज में रिमोट कंट्रोल पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पंजाब के लोग भी नाराज हैं। सिर्फ पटना साहिब गुरुद्वारा चले जाने से पंजाब के लोगों के दिल पर अरविंद केजरीवाल राज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो भी अब चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई हैं। और यही वजह है कि मीडिया में बने रहने को लेकर जो भी ट्वीट हो रही है, उससे इतर केजरीवाल को अब ये डर सताने लगा है कि अगर ये माहौल आगे भी खिंचा तो फिर कोई तीसरे विकल्प की गुंजाइश इस वक्त देश के अंदर नहीं है। और फिर जिन 4 राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं और जिस तरीके से बेतहाशा पैसे खर्च कर रहे हैं, वो पैसे भले ही बीजेपी के माध्यम और संघ के माध्यम से इन्हें मुहैया कराई जा रही हो,
लेकिन जिसके सहारे ये कांग्रेस को कह सकते हैं कि गुजरात की तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी पट्टी में अरविंद केजरीवाल की पोल और खुल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल के परिणाम के बाद कांग्रेस उत्साहित है और उनको ये पता है, चल चुका है कि केजरीवाल के उस राजनीति का जवाब क्या हो सकता है। अगर केजरीवाल मुफ्त में बिजली देने की बात करता है तो हम मुफ्त में बस सेवा भी दे सकते हैं, मुफ्त में पढ़ाई की भी बात की। जब रेवड़िया ही बांटनी है, जो कहते हैं ना केजरीवाल कि भाई हमारी राजनीति, हमने जो राजनीति शुरू की उस राजनीति देश की राजनीति बन गई है, तो जब रेवड़िया बांटकर ही राजनीति अगर होनी है तो बांटने में कांग्रेस को क्या दिक्कत है। कर्नाटक में बांट ही रहे हैं, हिमाचल में बांट ही रहे हैं, वो तो पेंशन आपसे आगे बढ़कर बात कर रहे हैं कि हम पेंशन योजना लागू करेंगे, आप तो उस पर चर्चा तक करने को तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक वोट जो दिल्ली में आपको मिलता रहा है वो भी अब आपको संशय की स्थिति में देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो चीज़ें दिखा रही हैं कि आप लगातार कमज़ोर हो रहे हैं बीजेपी और संघ के सामने। इतना ही नहीं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो दिखा रही है कि आप संघ और बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं, और कांग्रेस तो यही चाह ही रही थी कि आप एक्सपोज होइए। विपक्षी एकता की बैठक में जिस तरीके से आप अलग थलग हो गए, उम्मीद थी आपको कि ममता बनर्जी का साथ मिलेगा, ममता बनर्जी का भी साथ नहीं मिला। जिस अंदाज में ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरजी, ठीक उसी अंदाज में कोलकाता पहुंचकर भी वो गरज रही है। वो कहाँ अब सीपीएम से और कांग्रेस के बीच दोस्ती को लेकर कुछ बातें वो कह रही हैं, पंचायत चुनाव को लेकर कहाँ अब कांग्रेस पर वो हमला कर रही है, क्योंकि उन्हें ये बात की समझ आ गई है कि देश जिस तरीके से दो ध्रुवों में बट रहा है, ऐसे में अगर कोई तीसरे ध्रुव की बात अगर आप किए तो राजनीति में आप हाशिए पर चले जाएंगे। इसकी समझ अखिलेश को भी हो चुकी है, मायावती को भी हो गई है, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ इधर भी कुछ उधर भी, वो भी समझ गए। और अब फूफा जी जिस तरीके से घिरते हुए दिख रहे हैं, खामोशी इसी बात को लेकर है। पटना से लौटे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी तैयारी थी उनको कि भाई उनसे बात किया जाए, मीडिया वाले, लेकिन वो बच के निकल गए। कल उनकी राहुल से बातचीत हुई है, ऐसी खबरें आई कि राहुल से बातचीत आई और कहा कि मतभेद जो है उसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। सवाल मतभेद का है कहाँ? आपको अध्यादेश पर समर्थन चाहिए, कब? पार्लियामेंट में जब बिल आएगा तब। आज अगर कांग्रेस की समर्थन की घोषणा कर दे तो आपको क्या लाभ मिलना है? और आपको समर्थन भी करे और 4 राज्यों में आप कांग्रेस को जीतने में आप बाधा बने, बीजेपी चुनाव जीत जाए, इसकी रणनीति में के तहत आप काम करिए। आप कहें हम राष्ट्रीय फलक पर अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं और हम बीजेपी का विकल्प बनना चाहते हैं, तो जब आप बीजेपी के विकल्प बनने की बात कर रहे हैं तो आइए मैदान में, खुल कर आइए, चीज़ें देखिए कि क्या हैसियत आपकी है बिजली और पानी फ्री देकर। ये देश देखिए, अक्सर हम कहते हैं कि मोदी और शाह गुजरात के नज़रियों से देश को देखता है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नज़र से पूरे देश को देख रहा है। समस्या यही है और यही समस्या दोनों के लिए खतरा की घंटी है। आज न कल दोनों अगर बुरी तरह से फेल होंगे, देखिए जिस तरीके से राजनीति शाह और मोदी ने किया है, बैकअप टीम अब बीजेपी के पास नहीं बचा है कि आने वाले 10 वर्ष बाद बीजेपी के लीडरशिप किनके हाथों में होगा। योगी चलने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए। योगी सिर्फ मुखौटा है, चलने वाला नहीं है। सेकंड, लीडरशिप को ही खत्म कर दिया उसने। एक दौर था कि अटल अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, शिंदे, क्या कहते हैं, मुंडे, मतलब दर्जनों, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, शांता कुमार, रमन कुमार, मतलब सुशील मोदी, एक से एक नेता बीजेपी में हुआ करते थे। तो वहाँ भी उन्होंने गुजरात की तरह राजनीति की, सारे नेता को खत्म कर दिया उसने। तो ये शैली जो दोनों की शैली अपने प्रदेश के अनुभव के आधार पर देश में थोपना चाहते हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा को लिए, हटाए बैठाए, साफ हो गए। पर क्षेत्रीय छत्र पैदा ही नहीं, मतलब स्टेट में कोई नेता बने ही नहीं, बस मेरे ही नाम पर वोट हो, मैं ही जो हूँ सो हूँ। यही रणनीति केजरीवाल की है, यही समझदारी केजरीवाल की है
केजरीवाल को लगता है कि पंजाब हम जीत के हम देश को जीत सकते हैं। तो आइए मैदान में, क्या परेशानी है? लेकिन परेशानी ये है कि जिस तरीके से केजरीवाल विपक्षी एकता की बैठक के बाद सोचे थे कि हम मैसेज देंगे कि हम नाराज हैं कांग्रेस को लेकर, और हमें उन तमाम लोगों का समर्थन मिलेगा जो चाहते हैं कि विपक्षी एकता को मजबूती मिले, वो कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे। हुआ उलट, कांग्रेस दबाव मुक्त है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इस बैठक में शामिल हुए, जो कांग्रेस द्वारा आहूत शिमला के बैठक में भी शामिल होंगे, उसने अरविंद केजरीवाल की इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आज अरविंद केजरीवाल अकेले खड़े हैं, जो वो सोचे नहीं थे। उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस को लेकर अखिलेश को परेशानी है, कांग्रेस को लेकर ममता को परेशानी है, तो वो लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे शरद पवार यहाँ तक कह गए कि जिनसे विरोध रहा है मेरा 18 वर्षों का, उनके साथ आज हम कैसे खड़ा है। केजरीवाल को ये सीखना चाहिए। और आज शरद पवार जिस तरीके से विपक्षी मुहिम को मजबूत प्रदान करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री की घेराबंदी शुरू कर दिया है, ये संदेश देने की कोशिश है कि हम मोदी के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। शरद पवार क्यों अपने पूरे परिवार को, पार्टी को अलग अलग जिम्मेवारी में बांटा? क्योंकि अजीत पवार पर हमेशा ये संदेह उत्पन्न होता था कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं। और आज के तारीख में दो ही चीज़ें चलेंगी, या तो आप बीजेपी के साथ खड़े रहिए या फिर बीजेपी के खिलाफ रहिए। ओवैसी का भी हाल यही है। जो स्थिति बनती जा रही है, ओवैसी भी अपने कंस्टिट्यूएंसी में तेलंगाना के चुनाव में बुरी तरह से चुनाव हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा, याद रखिएगा यही। और इसी डर से केजरीवाल को अब लगने लगा है कि मैं अलग थलग पड़ गया हूँ, और अगर हम पर इस तरीके का हमला हुआ तो अब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। ममता बनर्जी ने भी संकेत दे दिया, शरद पवार ने भी, लालू और नीतीश और तेजस्वी ने भी ये संदेश दे दिया है। तेजस्वी और नीतीश कुमार किसी एक नेता से सबसे ज़्यादा मुलाकात की है तो वो अरविंद केजरीवाल है। चार बार अरविंद केजरीवाल, जब वो दिल्ली गए अरविंद केजरीवाल से वो मुलाकात की। लेकिन अरविंद केजरीवाल हमेशा उन भरोसा को जीतने में कामयाब नहीं रहे जो चीज़ें तेजस्वी और नीतीश चाहते थे। वो ये इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम उन्होंने शुरू किया है, उस मुहिम को लेकर जिसने भी इसको अपने आप को दूर करने की कोशिश की, वो तय मानिए कि जैसे 74 के आंदोलन में सीपीआई और वामपंथियों ने अपने आप को अलग रखा जेपी के मूवमेंट से, फिर दोबारा वो वापस नहीं लौट सके। देश कुछ इसी अंदाज में आगे, इस समय की राजनीति कुछ उसी अंदाज में बढ़ रही है। देश के बुद्धिजीवी हो, चाहे इंडस्ट्रिस्ट हो, चाहे देश के आम लोग हैं, सब लोग अपने अपने विचारधाराओं के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। जो मोदी के साथ है वो मोदी के साथ है, जो मोदी के विरोध में है वो मोदी के विरोध में है। बीच के रास्ता का कोई गुंजाइश नहीं है, जिसको लेकर केजरीवाल बाएं दाएं का खेल खेल रहे थे। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि इस बार दो ध्रुव मैदान में रहेगा, मोदी और एंटी मोदी। और ऐसे में केजरीवाल जैसे नेता जो अभी तक संघ और बीजेपी को मदद करते रहे हैं दिल्ली के राजनीति के सहारे, बहुत कुछ ओवैसी की तरह एक्सपोज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यही वजह है कि विपक्षी एकता को लेकर भले ही छोटे छोटे नेताओं के ट्वीट के माध्यम से अरविंद केजरीवाल दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस जिस अंदाज में रिएक्ट कर रही है कि कनपट्टी पर बंदूक सटा के आप समर्थन नहीं ले सकते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से खबरें चलाई जा रही है मीडिया के द्वारा, केजरीवाल ने बगावत कर दी है, केजरीवाल ने ये कर दिया है, तो जो मीडिया को समझ रखने वाले लोग हैं वो भी समझने लगे हैं कि केजरीवाल किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। चलिए ये राजनीति है और इस राजनीति को समझने की जरूरत है। लेकिन इतना तय है कि केजरीवाल जिस राजनीति के नैरेटिव को लेकर चलना चाहते हैं, वो नैरेटिव कहीं बीच में ही केजरीवाल का दम तोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं।